हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब डिफरेंट टाइप्स को हम देखेंगे कि कौन से सिचुएशन में किस प्रकार का मूल्यांकन एज अ टीचर आपको करना चाहिए, एंड एग्जाम में इसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में, इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो कि यूजीसी नेट के लेवल के अकॉर्डिंग ये है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि अभी तक ये सारा सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम्स। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें से कि पहला है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्म्ड रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ये जो छह ये जो 6 टाइप्स के आपके पास इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया होगा या फिर कोई सिचुएशन दी होगी एंड आपको बताना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है तो उस समय पे आप लोग कौन सा इवैल्यूएशन का टाइप यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हो आप, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात की गई है। एंड 4 डेफिनेशंस है, बिल्कुल बेसिक सी लाइन यहाँ पे दी गई है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इस वीडियो में ये सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, आप उसको अच्छे से समझिएगा। एंड फिर वीडियो के एंड में वापस इस क्वेश्चन पे आकर के आप उसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की, यानी कि प्लेसमेंट मूल्यांकन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा कि कॉलेज में हमारा फाइनल सेमेस्टर जब चलता है तो प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट्स की, राइट, ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन की स्किल्स, उसके नॉलेज, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बिल्कुल राइट जगह पे प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। The purpose of placement evaluation is to check the aptitude of a candidate for the course or subject, whether the candidate has caliber or not. राइट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई अकाउंटेंट की पोस्ट है, दूसरा यहाँ पे सिंपल कुछ ड्राफ्ट से रिलेटेड काम करना है उसकी पोस्ट है, तीसरी डिजाइनिंग की पोस्ट है। जो पर्सन में स्किल्स होंगी कि वो डिजाइनिंग अच्छी कर सकता है, हम उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, राइट। जो स्टूडेंट हमें लगेगा कि ये टीचिंग में अच्छा जा सकता है, तो हम उसको यही सजेस्ट करेंगे कि आप टीचिंग में आगे अपना करियर बनाइए। जिनको नहीं पता, नॉलेज बहुत है डिजाइनिंग का लेकिन वो नहीं कर सकते, तो उसको हम उस जगह पे प्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल्स द स्टूडेंट्स possesses which are necessary at the beginning of instruction in a given subject area। ठीक है, ये छात्रों के ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो किसी दिए गए विषय क्षेत्र में शिक्षा की शुरुआत में आवश्यक है। यानी कि किसी भी कोर्स में जब आप जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, कोई भी स्किल आप सीखने जा रहे हो, तो सबसे पहले वो शुरू हो उससे पहले ये चीजें आपको बता दी जाती है, राइट। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट टाइप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था एंड हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है किसी ना किसी सीरीज में। ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोला जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक स्टेटमेंट यही है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। It is a method for judging the worth of a program while the program activities are in progress. सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी आपकी एक क्लास चल रही है। इस क्लास के बीच में हमेशा क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज देती हूँ जिसके आंसर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जनरली ये तो ऑनलाइन की एग्जाम्पल था। ऑफलाइन की बात करें, जैसे कि आप लोग स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो टीचर ने आज कोई एक टॉपिक करवा दिया। टॉपिक में मान लीजिए अभी तक टीचर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद टीचर ने क्या किया, आपसे पूछ लिया कि इस इंट्रोडक्शन को जो भी मैंने बताया सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। या फिर क्लास के एंड में टीचर किसी एक स्टूडेंट से पूछेंगे कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, उसको फटाफट से एक समरी के रूप में फटाफट से उसको शॉर्ट में बता दो। ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इससे क्या पता चलता है, इससे टीचर को साथ-साथ में ही एक टीचर एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं। इसमें एक टीचर को साथ-साथ में ही पता चलता रहता है कि एक स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। इससे ये भी फायदा होता है कि अगर एक टीचर को लगता है कि अपना टीचिंग स्टाइल उनको चेंज करना है, या स्टूडेंट का इंटरेस्ट इस तरह से नहीं मैं गेन कर पा रही हूँ, वो चीज़ें चेंज करनी है, तो इस तरह का इवैल्यूएशन ये सब चीज़ें चेंज करने में एक टीचर की और एक स्टूडेंट की बहुत हेल्प करता है। इस तरह का मेथड हमेशा प्रोसेस पे फोकस करता है। दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो जज कर सके, वो फीडबैक दे सके। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो टीचर को बता सकते हैं कि आज का लेक्चर हमें समझ नहीं आया, आप अपना पढ़ाने का तरीका चेंज कीजिए। या फिर एक स्टूडेंट एक टीचर को ये बोल सकता है कि नहीं, ये टॉपिक ही हमें समझ नहीं आया, आप इसको कल फिर रिपीट कीजिए। तो ये सब होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कि साथ के साथ ही हम हर एक चीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो आई होप ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो भी मैंने स्क्रीन पर लिखा है, जो भी मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, आई होप वो सब आपने नोट कर ली होंगी एंड इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इन ऑर्डर टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड टू मॉडिफाई टीचिंग अकॉर्डिंगली द बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना यानी कि उन पर निगरानी रखना, एंड एक टीचर की टीचिंग को मॉडिफाई करना यानी कि चेंज करना, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग एक टीचिंग में मॉडिफिकेशन लाना, इसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन का मेथड बेस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शंस इस तरह से गिवन थे, आपको पता ही होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बात, दैट इज रचनात्मक मूल्यांकन। राइट, सो आई होप यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ चुके हो। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है एंड रचनात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कि टाइप है समेटिव इवैल्यूएशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मैंने बताया आज की पूरी ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। समेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों साथ में काम करते हैं, इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बोला जाता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, बाहर। ठीक है, इंटरनल का मतलब था अंदर, यानी कि क्लास में कोर्स के साथ साथ अंदर के अंदर ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। अब ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन आ गया यानी कि बाहर आ गया। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं,
पूरा एक कोर्स हो गया, पूरा एक सेमेस्टर हो गया, उसके बाद एक ही बार स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। उनके स्कोर के बेसिस पे, चाहे उन्होंने क्लास में डेली कुछ भी किया हो, आए हो, नहीं आए हो, अटेंडेंस मतलब अटेंटिव हो या नहीं हो, कोई मैटर नहीं करती ये चीज़ें, बस फाइनल जो एक बार इवैल्यूएशन होगा, उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जज किया जाता है। तो समेटिव को एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बोला जाता है एंड दिस इवैल्यूएशन इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटी। बिल्कुल एंड में फाइनल एग्जाम याद रख लो, बहुत इजीली समझ जाओगे। द फोकस इज ऑन द आउटकम कि फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आया है, ये इंपॉर्टेंट है। डेली चाहे क्लास में कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता हो, नहीं करता हो, अच्छे से रिस्पॉन्स करता हो, नहीं करता हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में जो टीचर डेली क्वेश्चन पूछते हैं वो उनको नहीं आते, बिल्कुल जीरो रहते हैं वो, लेकिन जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए वो इतनी अच्छे से तैयारी करते हैं कि वो टॉप भी कर सकते हैं। राइट, दिस इज कॉल्ड समेटिव इवेल्युएशन। It determines the extent to which objectives of instruction have been achieved and is used for assigning course grades. एंड समेटिव इवेल्युएशन में जनरली क्या किया जाता है, इसमें ओरल रिपोर्ट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, टर्म पेपर्स होते हैं जो फाइनल टर्म होते हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं एंड इट शोज हाउ गुड और हाउ सेटिस्फैक्टरी द स्टूडेंट इज इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन। राइट, सो आई होप समेटिव इवेल्युएशन आप समझ चुके हो। डेली बेसिस पे कुछ नहीं होता, डेली स्टूडेंट्स कुछ भी करें, बस फाइनल जो आउटकम है, फाइनल जो रिजल्ट है वही बताएगा कि क्या ओवरऑल रिजल्ट रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो फॉर्मेटिव एंड समेटिव में आप लोग। अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, क्लास के बीच में, अकर्स एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इसी तरह की स्टेटमेंट्स एग्जाम में दी होती हैं एंड आपको बताना है कि कौन सी फॉर्मेटिव है, कौन से समेटिव है। नेक्स्ट है अलाउज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू पाइवोट देयर स्ट्रेटेजीज, प्रोवाइड अ फाइनल इवेल्युएशन। यानी कि इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही एक चांस मिलता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें और बेहतर बनाएं, लेकिन इसमें फाइनल इवेल्युएशन लास्ट में ही होती है कि कॉन्सेप्ट का कितना नॉलेज है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, चांसेस होते हैं कि इम्प्रूव कर सके वो सेशन के एंड तक। गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्लीमेंट फीडबैक। हाई स्टेक्स टेस्टिंग दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसमें फाइनल रैंकिंग के बेसिस पे ही हर एक चीज प्रेजेंट की जाती है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। जरूर अगर कोई डाउट है तो कमेंट अभी कर दीजिए, उसके बाद ही फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइएगा, एंड अभी तक अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मेटिव का ही एक डेफिनेशन है। इसमें पूछा गया था कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग एंड इसका रीजन बताया गया था एज अगेंस्ट समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज हाईली रिलायबल, इसमें बोला गया है कि समेटिव के कंपैरिजन में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो हाईली रिलायबल होती है, यानी कि अत्यधिक विश्वसनीय होती है। इसमें पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, तो राइट आंसर आपके सामने है कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बट इसका जो रीजन है वो फॉल्स बताया गया है। ठीक है, इसकी असर्शन बिल्कुल ट्रू है, दावा बिल्कुल सही किया गया है, लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोज करना। किसी चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे हम नहीं देते, बस उस चीज को डायग्नोज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कोई बीमारी वहां पे ढूंढ दी मेरी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड डायग्नोज। उन्होंने डायग्नोज किया वहां पे, लेकिन उन्होंने उसका इलाज नहीं किया अभी तक। The diagnostic evaluation goes a step further and tries to provide an explanation for the possible cause of the problem. ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर ये बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है मुझे, लेकिन वो उसी टाइम इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं देंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर दस मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल, सो डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि कौन सा टाइप है इवेल्युएशन का जो कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एंड जिसमें डिटेल में चीजें बताई जाती हैं। तो आपको बस आंसर सेलेक्ट करना है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, दैट इज नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है नॉर्म्ड रेफरेंस एंड उसके बाद आता है क्राइटेरियन रेफरेंस। तो नॉर्म रेफरेंस की बात करें, नॉर्म का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, रूल्स, कोई मानदंड यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर्स। यानी कि नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, एक रूल बना दिया जाता है
जिसमें कि एक पर्सन की परफॉर्मेंस, एक पर्सन की कैपेबिलिटीज, उसका टैलेंट बाकी के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे जनरली स्कूल में ये चीजें बहुत बोली जाती होंगी, आपने भी सुना होगा, ये रहता था कि देखो आपके साथ वाला फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है, आप क्यों नहीं पढ़ते। ये क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन हो गया। एक स्टूडेंट को उसके साथ वाले दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। आप लोग अगर कहीं जॉब करते हो तो वहां पे आपके परफॉर्मेंस को भी बहुत बार इस तरह से इवैल्यूएट किया जा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस। ठीक है, इट मेक्स कंपैरिजंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि जहां पे भी एक पर्सन का दूसरे के साथ कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज नॉर्म रेफरेंस। This type of test results are compared to the results of a similar group of people, and testers are ranked in relation to other testers. वही चीजें हैं जो मैंने बताई। टेस्ट देन कंपेयर द लर्नर्स परफॉर्मेंस, उसी साथ कंपेयर किया जाएगा, किसी भी बेसिस पे कंपैरिजन हो सकता है। एंड टू डेवलप अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, द टेस्ट डेवलपर्स select a statistically relevant group of individuals and administer the टेस्ट आइटम्स। ठीक है, सो यहाँ पे किसी भी बेसिस पे, जैसे अब ये लड़की अलग से है यहाँ पे, इसको हो सकता है कि इनके फाइनल स्कोर के बेसिस पे कंपेयर किया गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बाकी के सारे बहुत अच्छे डांसर्स हैं, ये लड़की अच्छा डांस नहीं कर पाती, तो इस बेसिस पे इनको कंपेयर किया गया हो। कोई भी मैटर हो सकता है कंपैरिजन का, राइट। सो अब बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस की। इसमें देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा कई बार क्रिएट हो जाता है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस में किसी भी चीज को लेकर के कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, एक मानदंड, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जो भी अच्छे डांसर्स हैं वो इस रो में आ जाएं, तो एक मैंने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ, जिस भी स्टूडेंट का स्कोर 80 प्लस है, आउट ऑफ 100 80 प्लस जिसने भी स्कोर किया है वो इस रो में आ जाए। ठीक है, या फिर उनको मैं स्कॉलरशिप देने वाली हूँ, तो ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर अ टेस्ट टेकर्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। यहाँ पे किसी दूसरे के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जाता, बस एक मानदंड सेट कर दिया जाता है। अब उस मानदंड को सेटिस्फाई करने के लिए चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, हमने बस वो मानदंड सेट कर दिया। ठीक है, हमने जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट को मैंने बोला कि अगर आप 80% स्कोर करोगे, या फिर मैंने स्टूडेंट को इस तरह से बोल दिया कि अगर आप आपके क्लासमेट से ज्यादा स्कोर करोगे तो आपको मैं क्लास मॉनिटर बना दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस लड़की को बोला कि ये लड़के के साथ मैं आपको कंपेयर कर रही हूँ कि अगर इससे ज्यादा नंबर लेकर के आ गई तो मैं क्लास मॉनिटर बना दूंगी, नहीं लेकर आई तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस के केस में क्या होता है, मैंने ये कंडीशन रखी थी कि 100 आउट ऑफ 100 जितने भी स्टूडेंट्स लेकर आएंगे वो सब एक्टिव रहेंगे, वो सब क्लास मॉनिटर हो जाएंगे, वो सबको मैं स्कॉलरशिप दूंगी। उसमें फिर चाहे एक स्टूडेंट आए, चाहे 50 आए, चाहे एक भी ना आए, ये कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कैन कंपेयर द टेस्टर्स परफॉर्मेंस टू एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। हियर द टेस्ट रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया, एंड टेस्टर्स आर रैंक्ड इन रिलेशन टू बॉडी ऑफ टेस्टर्स टेस्टेड नॉलेज। सो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, आप सिर्फ उन्हीं को याद रखिए, राइट। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा तो नहीं जाता, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। सो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। सो बी, सी एंड डी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ये दो टाइप्स नहीं है, ये एक ही टाइप है। ठीक है, दोनों नाम ही ऐसा इसका। सो ये क्या करता है, मार्क्स को ग्रेड से इसने कन्वर्ट कर दिया। इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट अगर मैथ में अच्छा है एंड म्यूजिक में नहीं अच्छा है तो बस उसको बोला जाएगा कि आप तो बेकार हो, आप बस मैथ करो, म्यूजिक छोड़ दो। ऐसा नहीं है, हर एक चीज को इक्वल लेवल पे रख के यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है।
इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को साथ साथ में इवेल्युएट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो इससे जो फाइनल एग्जाम का फोबिया होता है, परीक्षा का जो भय होता है, वो कम करने में स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया। अब ये है क्वेश्चन, वापस हम उस पे आ गए। यहाँ पे देखो, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन, नॉन रेफरेंस सब हमने कर लिए। अब आप बताओगे इसका राइट आंसर क्या है। एक बार लिस्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं। परसेंटाइल, रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स indicative of mastery. The attention of using is to identify scope and potential for improvement. कहाँ पे improvement की जा सकती है, अगर ये भी आपको पता है तो भी आप आंसर दे सकते हो, बहुत इजी है। इट्स इंटेंशन इज टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स, कि लर्निंग का क्या स्टैंडर्ड है वो जज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे स्टेटमेंट में कीवर्ड ये है, इस स्टेटमेंट में कीवर्ड ये मास्टरी है, इस वाली स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एक परसेंटाइल रैंक है। मैंने अभी लास्ट के 2 एग्जांपल में आपको बताया कि एक मानदंड हमने सेट कर दिया है। तो ये अगर कीवर्ड्स आपको याद है तो ये आंसर आप फटाफट दे सकते हो। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों की क्वेरी जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द